अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मॉडर्न ड्रामा हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स अबाउट द चेरी ऑर्चर्ड बाय एंटन चेखव। एंटन चेखव ये रशियन राइटर थे। ऑर्चर्ड का मतलब है गार्डन, मींस बाग। सो इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने अबाउट ऑथर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, की फैक्ट, सेटिंग और करेक्टर्स पे बात की थी। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रशिया के अंदर 20वीं सेंचुरी में ट्रांसफॉर्मेशन आई थी। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह, वहाँ के जो किसान थे उन्होंने रिवॉल्ट की थी, बगावत की थी। किन के ख़िलाफ़? एरिस्टोक्रेट्स, मींस अपर क्लास के ख़िलाफ़। जो अपर क्लास के लोग थे या जो एरिस्टोक्रेट्स थे उन्होंने क्या किया था, वो लोअर क्लास या मिडिल क्लास के जो लोग थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे। एक्सप्लॉइट से मुराद उनको अपने मकसद के लिए यूज़ करते थे। तब उन्होंने जाके बगावत की और इस तरह क्या हुआ, जो अपर क्लास थी वो लोअर क्लास बन गई और जो लोअर क्लास थी वो अपर क्लास बन गई। मज़ीद डिटेल के लिए आप लोग जो पहली वीडियो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट्स अबाउट समरी, थीम, सिम्बॉलिज़म। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बहुत ही अर्ली मॉर्निंग से होती है। एक बिल्डिंग है जिसके बहुत ज़्यादा दरवाजे हैं और एक दरवाज़ा एनियाई के बेडरूम की तरफ ओपन होता है। अब एनियाई कौन है? ये एक हमारे पास करेक्टर है। सो करेक्टर्स आप लोग देखेंगे, वो वीडियो देखेंगे या आप कोई करेक्टर्स पढ़ेंगे तो आपको इसकी समरी समझ आएगी। तो एनियाई हमारे पास एक करेक्टर है और बाहर चिली वेदर है और जो चेरी है मींस वो फ्रोज़ हो चुकी है, मींस फ्रोज़न हो चुकी है, मुंजमद हो चुकी है। अब आगे होता क्या है, वेरिया और दुनिया शाह लोफेकिन इंतज़ार कर रहे हैं किसके? रेनवेस्के के। रेनवेस्के कौन है? इसकी मतलब इनके ओनर है। अब लोफेकिन ये भी एक हमारे पास सर्वेंट है, दुनिया शाह भी एक सर्वेंट है और इसी तरह रेनवेस्के जो है इनकी ओनर है। रेनवेस्के जो है अपनी बेटी अन्याय और अपने सर्वेंट याशा के साथ किधर से आ रही है? पेरिस से। ये लोपेकिन जो है, अब मतलब जो जब ये पेरिस से आ रही है और इसने अपने आप को जलावतन किया था 5 साल के लिए, ये रशिया से पेरिस गई थी। कौन गई थी? रेनवेस्के जो थी रशिया से 5 साल के लिए रशिया को छोड़ के पेरिस गई थी। अब लोपेकिन जो इनका सर्वेंट है वो रिवील करता है कि रेनवेस्के हैज़ बीन इन पेरिस फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। वो किस तरह क्या कहता है इंग्लिश में? रेनवेस्के लोपेकिन का अगर हमें यहाँ पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूँ, लोपेकिन जो है एक सर्वेंट थे, बाद में क्या बन गए? बाद में एक बिजनेसमैन बन गए। सो इसी तरह जो लोफेकिन है वो क्या कहते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स इट्स गोइंग टू बी फनी सेइंग हर मीन्स किसकी बात कर रहा है? अपनी बॉस रेनवेस्के की बात कर रहा है कि अगेन आई वॉन्डर ऑफ शी इज़ चेंज्ड व्हेन आई वाज ब्लीडिंग शी ब्रॉट मी टू द नर्सरी टू वॉश माई ब्लड शी सेड डोंट क्राई लिटिल पेशेंट लोपेकिन सॉरी। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये बात, ये जो मतलब जो कन्वर्सेशन थी या जो डायलॉग था ये किसका था? लोपेकिन का था। लोपेकिन जैसे मैंने बताया था रेनवेस्के का सर्वेंट है और ये ख़ुद एक किसान था। इसके जो ग्रैंडफादर थे वो भी इनके सर्वेंट थे और किसान थे। ये सब कौन बता रहे हैं? लोपेकिन के 5 साल बाद मैं जो हूँ किससे मिल रहा हूँ? रेनवेस्के से मिल रहा हूँ, रेनवेस्के को देखने वाला हूँ। रेनवेस्के, मिसिज़ रेनवेस्के का फुल नेम जो है मिसिज़ लोबिया रेनवेस्के है। मैं बड़ा हैरान हूँ। कौन कह रहा है? ये हमारे पास लोपेकिन कह रहा है कि मैं बड़ा हैरान हूँ। वो कैसे होगी? चेंज हुई होगी या वैसे ही होगी? जब मैं छोटा था, मैं गिर गया था, मेरा खून निकल रहा था तो उसने मुझे उठाया और उसने मेरे खून को साफ़ किया और बोला मत रो लिटिल पेशेंट। लिटिल पेशेंट का मतलब है, मतलब ये किसान था। लोपेकिन ख़ुद एक किसान था, इसके ग्रैंडफादर भी किसान थे और ये किसके सर्वेंट थे? रेनवेस्के के सर्वेंट थे। तो जब मतलब ये गिरा था तो इसको किसने उठाया? रेनवेस्के ने उठाया और इसको कहा था कि मत रो, मतलब लिटिल पेशेंट। अब जब रेनवेस्के वापस आती है तो हैरत में कहती है द नर्सरी, मतलब नर्सरी की तरफ इशारा करती है। अब नर्सरी की जब तरफ इशारा करती है तो वो क्या कहती है? किसको कहती है? अपने ऑर्चर्ड को। ऑर्चर्ड से मुराद अपने बाग को, क्योंकि इसका जो बाग है ना वो काफ़ी मतलब ग्रो कर चुका है, क्योंकि 5 साल बाद ये पेरिस से जो है रशिया आई है। तो इसका जो बाग वगैरह है ऑर्चर्ड वो काफ़ी ग्रो कर चुका है। फिर इसको नाइबरिंग में, मतलब इसके नाइबरिंग जो है मिलने आते हैं और उसके नाइबरिंग का क्या नाम है?
पिस्टिक और इसका भाई लियोनार्ड गेव। लियोनार्ड गेव जो हैं ये इसका भाई है, ये इसे मिलने आते हैं और मिसेस रेनवेस्के के बारे में बताया गया है कि ये बहुत अमीर औरत है और रिच लाइफ गुजारने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये अरिस्टोक्रेटिक लेडी है। अरिस्टोक्रेटिक या अपर क्लास वाले हम इसको कहते हैं, मतलब जो अपर क्लास है उसको हम अरिस्टोक्रेट भी कहते हैं। तो ये अपर क्लास की लेडी थी और एक अच्छी और पुरअसाइश ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने घर और अपने चेरी ऑर्चर्ड को गिरवी रखती है, क्योंकि इसने ज़िंदगी अमीरों वाली गुजारनी है। अब जब बैंक का सूद अदा नहीं करती, लेकिन इससे मिलने की तरफ से कोई ध्यान नहीं होता। मतलब ये ख़ुद जो इसका ऑर्चर्ड है, जो इसका बाग है, जो इसने मतलब ये इसने क्या किया है, ये गिरवी रखवाया है। किसको? बैंक को। मीन्स बैंक का जो सूद है वो अदा नहीं कर पा रही और ऊपर से इस मसले की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देती और इतना ख़तरा है कि इसका घर जो है, जो चेरी ऑर्चर्ड है, वो छीना जा सकता है। अब क्या होता है, जो इसकी एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, एडॉप्टेड चाइल्ड कौन है इसकी? वेरिया। वेरिया जो है इस घर और इस ऑर्चर्ड की देखभाल कर रही थी जब ये रशिया में थी। कौन? जब रेनवेस्के रशिया में थी तो इसके घर की, इसके जो ऑर्चर्ड है, जो बाग है, उसकी देखभाल कौन कर रही थी? वेरिया कौन है? इसकी एडॉप्टेड डॉटर है। और इस तरह जब इसके घर की देखभाल कर रही थी रशिया के अंदर रह के, और जैसे ही रेनवेस्के आती है, क्योंकि ये पेरिस में थी और वेरिया जो थी रशिया में थी, तो रशिया में ये इसके जो ऑर्चर्ड है उसकी देखभाल कर रही थी। तो जैसे ही रेनवेस्के आती है पेरिस से, तो वेरिया इसका ध्यान इस तरफ करती है कि अब तक हमने सूद की रकम अदा नहीं की और हमारे घर की नीलामी हो सकती है। ये सब बातें कौन कर रही है? वेरिया। किससे कर रही है? रेनवेस्के को बता रही है। लेकिन रेनवेस्के फिर भी ध्यान नहीं देती और वेरिया जो है इमोशनल हो जाती है और बाग को देख के कि जो मेरी मरी हुई माँ है वो मुझे इस बाग में नज़र आती है, क्योंकि ये एडॉप्टेड चाइल्ड है किसकी? रेनवेस्के की। तो इसकी माँ जो है मर चुकी है और वो आगे से क्या कहती है वेरिया कि मेरी मरी हुई माँ मुझे इस बाग में नज़र आती है और मेरी जो है इस घर के अंदर चल फिर रही है और मेरी माँ जो है इस घर के अंदर चल फिर रही है और ख़्वाबों की दुनिया में रहती है। मीन्स रियलिटी को फेस नहीं करती। वेरिया जो है रियलिटी को फेस नहीं करती। रियलिटी तो यही है कि ये घर एक दिन बिक जाएगा, लेकिन उसने उसको रियलाइज़ ही नहीं किया। लोफेकिन के बारे में ये बताया गया है कि ये रेनवेस्के का मुलाजिम था और मुलाजिम है अभी भी। वो एक किसान का बेटा था। मीन्स रेनवेस्के जो था, ये लोफेकिन जो था ये किसान का बेटा था और इसके ग्रैंडफादर भी किसान थे। किसके किसान? मतलब किसके सर्वेंट थे? रेनवेस्के के। लेकिन ये अब बिजनेसमैन है। कौन बिजनेसमैन बन चुके हैं? लोफेकिन कौन है? लोफेकिन जो है अब बिजनेसमैन बन चुके हैं। वेल ग्रूम्ड जो है मैन बन चुके हैं। जब लोफेकिन बहुत छोटा था तो रेनवेस्के अपने घर ले आती है। तो इसका बचपन भी इस घर और बाग के अंदर गुजरा है। तो ये ऑर्चर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो भी यही कहता है कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मतलब जो लोफेकिन है वो भी रेनवेस्के को यही कहता है कि अब आपको बाग की तरफ ध्यान देना चाहिए। मिसेस रेनवेस्के अपनी डेली रूटीन को वैसे ही कंटिन्यू रखती है, कोई ध्यान नहीं देती। अब ये अपने घर के अंदर एक म्यूज़िकल पार्टी जो है अरेंज करवाती है। ठीक है, जब करवाती है तो मतलब जो पार्टी है, जो म्यूज़िकल पार्टी है वो अरेंज करवाती है। फाइनेंशियली तो ये बहुत पुअर होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी जो है अरेंज कराती है और बाग की नीलामी के टेंशन को छोड़ के उसकी टेंशन ये होती है कि मेहमानों की खिदमत की जाए, उनकी किसी भी चीज़ के अंदर कोई कमी ना हो, मतलब कोई चीज़ की कमी ना हो। इसका जो एटीट्यूड है पुअर पीपल के साथ वो क्या है? काइंड है, जेनरस है और होटलों में खाना खाने पसंद करती है। जब होटल में खाना खा रही थी तो एक फ़कीर ने इससे भीख मांगा। किससे भीख मांगा? रेनवेस्के से भीख मांगा। तो रेनवेस्के ने उसे सोने का सिक्का दिया था। अब जब लोफेकिन है वो दोबारा कोशिश करता है इनको कन्विंस करने की कि ऑर्चर्ड जो है हमारे हाथ से निकल रहा है, इसकी तरफ ध्यान दो वरना ऑर्चर्ड बिक जाएगा। तो लोफेकिन किसको कायल करने की कोशिश कर रहा है? अपनी बॉस, जो इसकी बॉस है रेनवेस्के, उसको मायल करने की कोशिश कर रहा है।
कि बाहर की तरफ ध्यान दो वरना ऑर्चर्ड बिक जाएगा, लेकिन वो फिर भी ध्यान नहीं देती, वो फिर भी नहीं सुनती। अब लोफेकिन एक मशवरा देता है कि उसकी तरफ ध्यान दे और कहता है कि, और वो सजेशन क्या होता है कि आपका जो ऑर्चर्ड है, मतलब आपका जो बाग है, ये बातें किससे कर रहा है? रेनवेस्के को बता रहा है। कौन बता रहा है? लोपेकिन बता रहा है। लोपेकिन कौन है? इनका सर्वेंट है। तो एक सर्वेंट अपनी बॉस को जो है सजेशन दे रहा है कि आपका जो ऑर्चर्ड है काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर दूसरे मुल्कों से काफ़ी लोग आते हैं, तो इस ऑर्चर्ड की डिवीज़न कर दी जाए और यहाँ पे कॉटेज बनाए, मीन जो झोंपड़ियाँ होती है वो बनाई जाए और उनको रेंट पे दे दिया जाए। और इस तरह उसके जो है 20 जो है रोबेल्स जो है, ये रशिया की करेंसी है। 20 रोबेल्स जो हैं मतलब ये आपको मिलते रहेंगे। इससे क्या होगा? इससे बैंक का जो है लोन वापस कर देंगे आप इससे, और इससे क्या होगा? इससे ऑर्चर्ड और घर दोनों बच जाएंगे। तो इसकी ये बात सुन के कौन, जो रेनवेस्के का भाई है, गाइव और लोबोवा रिएक्शन देती है। लोबोवा कौन है? ये भी एक्चुअली में रेनवेस्के ही है, क्योंकि रेनवेस्के का दूसरा नाम जो है लेबोवा है। सो यहाँ पे मतलब ये दोनों बहन भाई है और ये दोनों रिएक्शन देते हैं। जब ये इस तरह मशवरा देता है, एक अजीब रिएक्ट करते हैं और कहते हैं दोनों आगे से, क्या कहते हैं किसको? जो लोफेकिन है उससे कहते हैं कि व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा? और लेबोवा मीन्स जो रेनवेस्के है वो कहती है ओह व्हाट, तो वो आगे से भाषण देता है, मीन्स देती है कि हमारे इनसे यादें जुड़ी है। और गायव कहता है कि आवर ऑर्चर्ड इज़ आवर इंसाइक्लोपीडिया, कि जो हमारा इसका जो भाई है वो ये सेंटेंस बोलता है कि आवर ऑर्चर्ड इज़ आवर इंसाइक्लोपीडिया। ये सेंटेंस किसको बोलता है? लोफेकिन को बोलता है। लोफेकिन जो है इनका सर्वेंट है। और इंसाइक्लोपीडिया का मतलब है रेफरेंस वर्क ओपन इन सेवरल वॉल्यूम्स। सो गायव और रेनवेस्के बाग के साथ काफ़ी अटैच हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि वो इस बाग को खो देंगी। अब वेरिया का जिक्र आता है जो रेनवेस्के की एडॉप्टेड डॉटर है, और वो इंटरेस्टेड है किस में? लोफेकिन में। सो वेरिया इज़ इंटरेस्टेड इन लोपेकिन। वेरिया जो है किस में इंटरेस्टेड है? लोपेकिन में। लोपेकिन में और बहुत दफ़ा मोहब्बत का इजहार कर चुकी है, लेकिन लोपेकिन ने कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मिसिज़ रेनवेस्के भी चाहती है कि लोपेकिन जो है वेरिया से शादी करे, और वो ये जानती है कि वेरिया जो है लोपेकिन को पसंद करती है, लेकिन लोपेकिन जो है जस्ट इंटरेस्टेड है किस चीज़ में? बिज़नेस में, क्योंकि लोपेकिन अब अमीर बन चुके हैं। लोपेकिन ख़ुद एक किसान थे, किसके सर्वेंट थे? रेनवेस्के के। अब वो अमीर बन चुके हैं तो वो इंटरेस्टेड है बिज़नेस में। और इनाये जो है, इनाये किसको लाइक करती है? ट्रोफोमूव को लाइक पसंद करती है। और इस तरह क्या होता है जो रेनवेस्के की, और ये जो अन्याय है ये हर वक्त जो है मतलब वाइट ड्रेस के अंदर ही रहती है, जो कि इसकी पाकिज़गी और इनोसेंस को शो करता है। और ऑर्चर्ड से बहुत मोहब्बत करती है, क्योंकि ओबियसली अगर इसकी माँ ऑर्चर्ड से प्यार करती है, मोहब्बत करती है अपने बाग से, तो अन्याय भी अपनी जो मतलब ये इसका जो बाग है ऑर्चर्ड, इससे काफ़ी अटैच है, इससे मोहब्बत करती है। और इसको एक बंदा पसंद है जिसका नाम है, क्या है? ट्रोफोमूव। और फिर बताया गया है दुनिया शाह के बारे में। अब इसका करैक्टर की बात आती है कि दुनिया शाह के बारे में जो अमीर बनना चाहती है, ये ख़ुद एक सर्वेंट है दुनिया शाह, और ये इसे पसंद है याशा। दुनिया शाह इनके घर में एक मुलाजिमा है। किसके घर में? रेनवेस्के के घर में। और याशा जो है फेरिस का पोता है। फेरिस ये हमारे पास नया करैक्टर आता है। तो याशा किसके पोते हैं? फेरिस के। और फेरिस जो है ये एक ओल्ड सर्वेंट है। याशा जो है दुनिया शाह के जज्बात के साथ भी खेलता है, और जब से वो मिसिज़ रेनवेस्के के साथ पेरिस से वापस आया तो बहुत चेंज हो चुका है, और याशा पेरिस वापस जाना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है। अब गायब के कौन है? रेनवेस्के का भाई। गायब जो है सजेशन देता है अपनी बहन को, मतलब रेनवेस्के को, कि आंटी से जो है ना कुछ पैसे उधार मांग लो। किसी आंटी की यहाँ पे बात चल रही है कि उससे कोई पैसे उधार मांगो, और वो आंटी जो है वो अमीर औरत है, या फिर लोफेकिन से कुछ पैसे उधार मांग लो। अब लोफेकिन, जैसे मैंने बताया था, रेनवेस्के का पहले सर्वेंट था, लेकिन लोफेकिन ख़ुद एक किसान था, अब अमीर बन चुका है।
तो जो रेनवेस्के हैं उसका भाई गायव क्या कह रहा है कि मतलब जो लोपेकिन है, जो पहले इनका सर्वेंट था, उससे कुछ पैसे उधार मांग लो, जो बैंक है उसका कर्ज चुका लो, ताकि हमें ऑर्चर्ड ना भेजना पड़े। तो अब अगेन गायब जो है रेनवेस्के को कहता है कि या ड्रैगोनर हु वांट्स टू बाय ऑर्चर्ड। ड्रैगोनर जो है ये एक बंदा है जो ऑर्चर्ड ख़रीदना चाहता है, लेकिन रेनवेस्के जो मशवरा है, मीन जो सजेशन है, उसको ठुकरा देती है। अब गायव है रेनवेस्के को बताता है, मीन्स इसका जो भाई है वो रेनवेस्के को बताता है कि उसे ना बैंक की तरफ से एक जॉब ऑफ़र हो रही है जिसमें 60,000 रोबेल जो है सालाना देने की पेशकश की गई है। लेकिन मिसिस रेनवेस्के कहती है कि मेरा भाई काम के लिए पैदा ही नहीं हुआ और इसे मना कर देती है। इसी दौरान जो पिस्चेक जो इनका नाइबर था वो भी पेशे के लिहाज से एक लैंड ओनर है। ये पिस्चेक बारोज अमाउंट, अब जो पिस्चेक है वो लैंड ओनर तो हैं, लेकिन उसकी माली हालात ख़राब है और वो मिसिस रेनवेस्के से पैसे उधार लेता है क्योंकि वो ख़ुद कर्ज़ के अंदर डूब चुका है और अपना कर्ज़ उतारना चाहता है। और मिसिस रेनवेस्के जो है उसे उधार दे देती है और पिस्चेक अपना कर्ज़ उतार लेता है। अब नीलामी के दिन आ गए तो जो मिसिस रेनवेस्के हैं वो गायव और लोपेकिन को नीलामी के लिए बेचती है कि जाइए वहाँ पर होता क्या है। अब जब वापस आते हैं तो लोपेकिन बड़ा ही खुश होता है क्योंकि अब यहाँ पे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। किसको भेजा जाता है? जो अपने पहले जो इसका सर्वेंट था मीन्स लोपेकिन, और अपने भाई को भेजा जाता है कि जाओ आज बाग की नीलामी हो रही है कि बाग कौन ख़रीद रहा है। तो ये जब दोनों चले जाते हैं तो लोपेकिन बड़ा ही खुश होता है, मीन्स जो इनका सर्वेंट था वो खुश होता है क्योंकि ऑर्चर्ड उसने ख़रीद लिया है। और कहता है आई बॉट इट, ये सेंटेंसेस कहते, आई बॉट इट गुड गॉड, द चेरी ऑर्चर्ड इज़ माइन, टेल मी आई एम ड्रंक ड्रीमिंग आउट ऑफ माई माइंड। मीन्स ये बातें कौन कर रहा है? लोपेकिन जो है अपने साथ बोल रहा है। जो किसान था, जो यहाँ पे नौकरी करता था, जिसके फादर ने यहाँ पे नौकरी की थी, जहाँ पे हम ग़ुलाम थे, आज वहाँ का मालिक मैं हूँ और मैंने ये बाग ख़रीद लिया है। और कहता है माई फादर एंड माई ग्रैंड फादर वर स्लेव्स, दे वर नॉट अलाउड टू कम इन टू किचन्स, आई मस्ट नॉट बी ड्रीमिंग, आई थिंक इट इज़ ट्रू। ये सब कौन कह रहा है? लोपेकिन कह रहा है। अब क्या होता है, अब मैं इस घर का मालिक बन चुका हूँ। लोपेकिन कहता है कि अब मैं इस घर का मालिक बन चुका हूँ। मिसिस रेनवेस्के को इसके ऑर्चर्ड बिकने का बड़ा दुख होता है और इसकी जो बेटी है उसको भी दुख होता है। लेकिन गायब जो इसका भाई है रेनवेस्के का, वो बड़ा खुश होता है और वो कहता है कि शुक्र है मसला हल हो गया है, और कहता है कि दैट इज़ राइट, एवरीथिंग विल बिकम वेल, हाउ अनहैप्पी एंड वरीड वी ऑल वर बिफोर द cherry orchard was sold. When it was decided, the deal was done. The no coming back. Everyone smiled. Everyone calmed down. Oh my dear orchard, my life, my youth, my happiness. और मिसिस रेनवेस्के कहती है और आंखों में आंसू आती है, कहती है गुड बाय फॉर एवर, फॉर फारवेल फॉर एवर। अब ये किसको कहती हैं? ये अपने ऑर्चर्ड को कहती है। कौन कहती है? रेनवेस्के। उसकी आंखों में आंसू भी आते हैं। और याशा जो है गलती से फिर्स जो एक करेक्टर है, ये इसको जो है गार्डन के अंदर लॉक कर देता है। याशा मिस्टेकनली लॉक्ड फिर्स इन द गार्डन के अंदर लॉक कर देता है और स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और ये लाइंस आ जाते हैं। क्या लाइंस होते हैं? अ साउंड इज़ हर्ड फार अवे एज इफ फ्रॉम द स्काई, लाइक अ साउंड ऑफ breaking of a string. The sound becomes weaker with a sad effect. The sound of an axe is heard striking a tree far from the cherry orchard. इन लाइन्स का मतलब ये है, लोपेकिन ने इन सब को घर से निकाल दिया। उनके निकालने के बाद जो फिर्स है, ये करेक्टर फिर्स जो है, फिर्स जो था वो बीमार था। याशा गलती से उसे घर के अंदर बंद करके चला गया था। तो ये लाइंस उसकी तरफ इंडिकेट कर रही है। कुलाड़ा, एक्स का मतलब है कुलाड़ा उसने उठाया है, दरख्त की लकड़ियाँ जो है काटना शुरू कर दी और कॉटेज बनाना शुरू की। तो यहाँ पे जो है दोस्तों स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। मींस जो फिर्स है उसको पता ही नहीं है कि
ऑर्चर्ड जो है बिक चुका है वो वापस कुल्हाड़ी उठा लेता है और लकड़ियाँ काटना स्टार्ट कर देता है और खामोशी सी होती है। लेकिन क्या करता है, सबको घर से निकाल देता है, लेकिन ये बंदा जो है इसको मिस्टेकनली जो है याशा गलती से जो है लॉक कर देता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये एंडिंग हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं इसके थीम की तरफ। सबसे पहला थीम है हमारे पास सोशल क्लास। सोशल क्लास से क्या मुराद है कि जो 90s में हुआ था, मतलब 20th सेंचुरी में क्या हुआ था कि रशिया के अंदर जो किसान थे उन्होंने बगावत की। उन्होंने बगावत इस तरह की कि मतलब जो अपर क्लास थी वो इनको यूज़ करती थी, जो लोअर क्लास थी मतलब जो अपर क्लास थी वो लोअर क्लास को यूज़ करती थी अपने मकसद के लिए। तो लोअर क्लास में कौन आते हैं, किसान। किसान ने बगावत की और इनको जो है रफ़ा दफ़ा कर दिया। अब क्या होता है, जो अपर क्लास थी वो लोअर क्लास बन गई और जो लोअर क्लास थी वो अपर क्लास बन गई। मींस किसान जो है अपर क्लास बन गए थे और जो क्या कहते हैं अपर क्लास थी वो लोअर क्लास बन गई। तो ये पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है, ये इसका मेन थीम है सोशल चेंज। सो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आई होप इट विल हेल्प यू मोर एंड मोर। दूसरा हमारे पास है लॉस, ग्रिफ एंड क्लास। वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड थीम्स इन Chekhov's The Cherry Orchard is loss from Madame Renvesky, her brother Kiev and her daughters Barbara and Anna's loss of their ancestral home। तो इसमें भी यही बताया गया है। ये भी अगर इसकी हम शॉर्ट वो देखें थीम, तो होता क्या है कि ये लोग अपने घर को खो देते हैं। घर से मुराद अपने ऑर्चर्ड को, ऑर्चर्ड जो इनका बाग था, क्योंकि जब रेनवेस्के 5 साल बाद पेरिस से रशिया आती है तो इस मतलब जो बाग होता है, जो ऑर्चर्ड होता है वो काफ़ी ग्रो कर चुका होता है, क्योंकि इसके जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह संभाल रखा होता है। तो यहाँ पे जो है एक लॉस होती है, मतलब ये अपने घर को खो देते हैं। एक ग्रिफ होती है, ग्रिफ से मुराद इनको दुख होता है कि क्यों हमने ये घर खो दिया है। और इसी तरह क्लास जो है वो चेंज हो जाती है। क्लास से मुराद ये अपर क्लास थी, रेनवेस्की किस क्लास से थी, अपर क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन जो दूसरा करेक्टर था हमारे पास लोफेकिन, जो इनका सर्वेंट था, वो अब अपर क्लास में आ गए हैं और ये जो है लोअर क्लास में चले गए। तो ये इनकी पूरी डिटेल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई होप जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए हैं। फिर हमारे पास आता है लव एंड सेंटिमेंटलिटी। लव का भी बहुत बड़ा थीम है इस नावल में, सॉरी इस ड्रामे में। वो इस तरह क्योंकि ये सारे एक दूसरे से मतलब जो कुछ करेक्टर्स है जैसे वो सर्वेंट्स है, वो उन सब का किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा होता है। इसी तरह जो रेनवेस्के की डॉटर है आइनियाय, वो उसका भी अफेयर चल रहा होता है। बट सब जो है किसके पीछे भाग रहे होते हैं, पैसों के पीछे। कोई भी रियल मोहब्बत नहीं करता एक दूसरे से। कुछ जो है कुछ करेक्टर जैसे सर्वेंट्स है, जो गरीब है वो सच्ची मोहब्बत करते हैं, बट जो अमीर है वो सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तो या इसमें भी यही बताया गया कि इवन दो द हर्बर्स अनरिजॉल्व फीलिंग्स ऑफ अनियाज बारबरा इज पीसफुली वेटिंग ऑन अ प्रपोजल फ्रॉम द वेल्थी लोफेकिन। अ प्रपोजल, देखो ये लोफेकिन इनका सीन इनके साथ है, अन्याय का सीन किसके साथ था, टफ के मूव के साथ था, जो कि एक करेक्टर है हमारे पास। इसी तरह याशा, दुनिया शाह, ये सब का सीन था, लेकिन किसी को कोई भी मोहब्बत नहीं मिलती। सेल्फिशनेस इन द चेरी ऑर्चर्ड, Chekhov places the worst human impulses under a rather unforgiving microscope. The play sets up a tense, dramatic situation. Madame Renveske and her family will lose their ancestral home if they do not parcel of their cherry orchard and rent it out to their neighbors, which then unfolds over several months as Renveske's poor spending habits are neighbor Lovkins। तो सेल्फिशनेस का थीम कुछ यूँ है कि सारे सेल्फिश बन जाते हैं। सेल्फिश से मुराद जो इनका सर्वेंट था लोफेकिन, वो तो अमीर बन जाता है, लेकिन उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, सेल्फिश बन जाता है। सेल्फिश से इस तरह बनता है कि इनको उस ऑर्चर्ड से निकाल देता है और इवन उन्हें ताने भी दे देता है, टॉन्ट करता है। सो ये हमारे पास एक सेल्फिशनेस जो करेक्टर्स हैं, वो जब आप लोगों ने आई होप समरी अगर समझ आई है तो आपको ईज़िली सेल्फिशनेस थीम की समझ आएगी। सिम्बॉलिज़म की बात करें, सिम्बॉलिज़म जो है द सेटिंग सन, टॉमस्टोन, लॉन्ग अबेंडन्ड लिटिल चैपल एंड सैड साउंड ऑफ द गिटार सिम्बलाइजेज द
डिकेडेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड चेंज ऑफ द रशियन क्लास। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ की सिम्बलाइजेशन है? एरिस्टोक्रेसी के वो चेंज हो गई है, रशिया के अंदर क्लास सिस्टम चेंज हो चुका है। द फर्निश्ड रूम हाउस फर्स्ट एक्सचेंज इनटू अ एम्प्टी रूम हैविंग नो कर्टेन इन द विंडो एंड नो पेंटिंग ऑन द वॉल इन द लास्ट एक्ट फॉर कटिंग डाउन। क्योंकि जब स्टोरी की शुरुआत होती है वो एक बड़े बिल्डिंग से होती है जिसमें बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ होती है, लेकिन उस पर कोई पर्दे शर्दे नहीं होते। तो ये भी एक चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि मतलब जो है होलीनेस को शो करिए, खालीफन को। इसी तरह कटिंग डाउन द चेरी ऑर्चर्ड इन द फाइनल एक्ट इज़ आल्सो सिंबल ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। जब इनसे जो ऑर्चर्ड है वो लिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि डिक्लाइन हुई किसकी? एरिस्टोक्रेसी की, अपर क्लास की। द फैमिली हैज़ लेफ्ट फॉर पेरिस फर्स्ट 84 ईयर्स ओल्ड मैन इज़ लाइंग ऑन द सोफ़ा। ये वही बंदा है जिसको इसका भतीजा होता है कि ग्रैंड सन होता है, वो इसे बंद कर देता है, लॉक कर देता है गलती से, मतलब उस ऑर्चर्ड के अंदर, और ये एक सोफे पे सोए होते हैं। हिज मोशनलेस सिम्बलाइजेज द डेथ ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। तो ये जब मोशन में नहीं होते तो ये किस चीज़ की सिम्बलाइजेशन है? एरिस्टोक्रेसी, डेथ ऑफ एरिस्टोक्रेसी। The stage is empty, the sound of door being locked is heard, the sound of the cutting of trees is overheard. Similarly, we see the crying of snapped strings mournfully dying. All these said notes symbolically stand for the passing out of aristocracy. So I hope आपको सिम्बलाइजेशन की भी समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपके लाइक कमेंट शेयर करने से एक मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।